बेसिकली जो सऊदी अरब की आर्मी है उसको उसके जो ट्रेनर है वो पाकिस्तान आर्मी से ही जाते हैं। इन्होंने वहां पे जबरन कब्जा करके बोला कि इंटरनेशनल रिकॉग्निशन दिया जाए कि अब यमन हूतियों के द्वारा चलाया जाए। और 2015 में सऊदी अरब ने मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से यमन के ऊपर बमबारी शुरू कर दी। सिवाय ईरान के और कोई भी मुल्क नहीं है जो इनको इतनी मदद करता है इन सारी चीजों में। और अगर सऊदी अरेबिया को तकलीफ होगी तो पाकिस्तान का बीपी ऊपर नीचे होगा। तो पाकिस्तान आर्मी पे जिस दिन हूतियों ने हमला करना शुरू किया, आप समझ ले उस दिन से इनका डाउनफॉल शुरू है एक्चुअल वाला। नमस्कार, रण क्षेत्र में आपका स्वागत है। मैं राव अफ्तर पांडे। यमन में बैठे हुथियों ने सऊदी अरेबिया पर हमला किया, जिसके जवाब में सऊदी अरेबिया ने भी हुथियों पर हवाई हमले किए। इन सब के बीच में एक देश बहुत ही ज्यादा परेशान दिख रहा है, वो देश है पाकिस्तान। आखिर ईरान युद्ध में मीडिएटर का रोल निभाने वाला, ऐसा दावा करने वाला पाकिस्तान हुथीज और सऊदी अरेबिया के बीच चल रहे इस हमले के में परेशान क्यों है? पाकिस्तान का उससे क्या कनेक्शन है? इस पहलू को आज रण क्षेत्र में हम समझेंगे और उन तमाम पहलुओं के समझाने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मेजर समरपाल सिंह तूर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जय हिंद राम। जय हिंद सर। सर, इससे पहले कि मैं पाकिस्तान की परेशानियों को लेकर सवाल करूं, मैं सबसे पहले जानना आपसे ये चाहूंगा कि हुथीज और सऊदी अरेबिया का जो विवाद है, जिसकी वजह से ये एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, ये है क्या और हुथीज है कौन? देखिए, मैं पहले तो थोड़ा सा पीछे हिस्ट्री में ले जाना चाहूंगा। तो सबने अरब स्प्रिंग के बारे में सुना हुआ है ना? तो अरब स्प्रिंग को पहले वो मूवमेंट को मन में रखेंगे। अब उसके अलावा जो आज की स्थिति है यमन की, ठीक है, ये अब हूती जो है इसे अंसर अल्लाह भी बुलाते हैं, ठीक है। ऑफिशियली इनका नाम अंसर अल्लाह है, ठीक है। ये 1990s में उभर के आए थे ये, ठीक है, एज अ मिलिटेंट ग्रुप, ठीक है। और ये एक शियाओं में एक जैदी कम्युनिटी होती है, ये जैदी कम्युनिटी से ताल्लुकात रखते हैं, ठीक है। ये शिया इस्लाम का ही एक अलग से एक ब्रांच है, जैसे मतलब इनको बेसिकली जैदी मुसलमान कहते हैं जो हूती हैं, ठीक है। और पहले ये मिलिटेंट ग्रुप बने और इन्होंने क्या किया कि जैसे कि धीरे धीरे जैसे अनरेस्ट हुआ, ये जो अरब स्प्रिंग वाला जो मूवमेंट था, है ना, और फिर जो भी यहाँ पे अलग से गवर्नमेंट की हेड्स थे, है ना, इनमें रेजिस्टेंस आने लग गई। इजिप्ट में भी, इजिप्ट से शुरू हुआ ये, है ना, मिस्र से, फिर ये फैलते फैलते फिर ये जो यमन की सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसको इन्होंने अरब स्प्रिंग का जो मूवमेंट के साथ ताल्लुकात रखते हुए अंसर अल्लाह ने या ये यमन की सरकार को गिरा दिया। इन्होंने कैपिटल को घेर लिया, सना है इनके कैपिटल का नाम। तो सना को इन्होंने घेर लिया और फिर इंटरनेशनली इन्होंने वहां पे जबरन कब्जा करके बोला कि इंटरनेशनल रिकॉग्निशन दिया जाए कि अब यमन हूतियों के द्वारा चलाया जाएगा, ठीक है। जब ये वारदात हो रही थी तब अरब किंगडम को भी डर लग रहा था, क्योंकि उधर भी राजा महाराजा का ही कॉन्सेप्ट है ना, किंग का। तो इसको भी ओवरथ्रो करने के लिए सऊदी अरब को काफी मतलब इनसिक्योरिटी फील हुई कि जो अरब स्प्रिंग की मूवमेंट है वो बिल्कुल इनके दक्षिण बॉर्डर पे आ गई है यमन में, ठीक है। और सऊदी इंटेलिजेंस ने पता लगाया कि इनके तार हिजबुल्ला के साथ काफी गहरे थे, हूतियों के। और देन दे रियलाइज्ड कि भाई ये एक शिया बैक्ड ग्रुप है, जो ईरान इसको पैसे मुहैया करा रहा है, ईरान इसकी फाइनेंशियल डीलिंग कर रहा है, हवाला कंपनियों के थ्रू इनकी फंडिंग कर रहा है, और डायरेक्शन भी ईरान से आ रही है इनको,
और सऊदी अरब का सबसे बड़ा राइवल आज की तारीख में कौन है? सुन्नियों का। ठीक बात है। मतलब जी। शियाओं का राइवल सऊदी अरब है। ठीक है, हम्म। तो फिर सऊदी अरब ने मतलब ये घोषणा की कि वो अब इन्हें आतंकवादी गुट इन्होंने डिक्लेयर किया। और हम्म। 2015 में सऊदी अरब ने मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से यमन के ऊपर बमबारी शुरू कर दी। तो हम्म। 2015 से बहुत सारे लोग यहाँ पे हताहत हुए। यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे ड्रोन के जो हमले होते हैं, आज हम ड्रोन हम्म। की बात कर रहे हैं, पर ये हमले यमन में 2015 से ड्रोन से हमले शुरू हो गए थे। जो ओके। ग्लोबल हॉक है, जो प्रेडेटर ड्रोन है, ये तब से हावी हो गए थे यमन के ऊपर। बल्कि इसके ऊपर एक मूवी भी बनी है, आईज इन द स्काई। तो वो यमन के ही कॉन्सेप्ट को लेके शुरू हुई थी कि यहां से लड़ाई शुरू हुई है। तो ये अल्टीमेटली फिर एक प्रॉक्सी वॉर बन गया और अंसर अल्लाह को फिर ईरान बैक करने लग गया सऊदी अरब के खिलाफ। और सबसे ताजुब की बात यह है कि इतने सालों से इनके पास अब लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स भी हैं, इनके पास क्रूज मिसाइल्स भी अवेलेबल हैं, इनके पास वन वे अटैक ड्रोन्स भी अवेलेबल हैं, इनके हम्म। पास नेवल ड्रोन्स भी हैं, एंटी शिप मिसाइल है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी है। तो देखें, सिवाय ईरान के और कोई भी मुल्क नहीं है जो इनको इतनी मदद करता है इन सारी चीजों में। ठीक है, तो आप देखें कि काफी चीजें वेस्टर्न गवर्नमेंट्स ने भी इनको इनिशियली प्रोवाइड की थी 2015 से पहले, जब एक फ्रेंडली गवर्नमेंट थी वहां पे यमन में। अनफॉर्चुनेटली जब इन्होंने तख्ता पलट किया 2015 में, तो वो ये सारा इक्विपमेंट हूथियों के हाथ लगा। फिर ईरानियन साइंटिस्ट आए और नॉर्थ कोरियन साइंटिस्ट शामिल हुए, फिर चाइना शामिल हुआ। धीरे धीरे करके इन्होंने अपने वेपन सिस्टम्स को और भी अच्छा कर दिया और रिवर्स इंजीनियरिंग की इन्होंने। तो पहला जो ड्रोन अटैक था जिसमें एक हूतियों का जो जनरल, एक सीनियर जो मारा गया था स्पीच के दौरान, मुझे अभी भी याद है कि पहला वो डेथ हुई थी यमन के जनरल की। और उसके तुरंत बाद इसराइल ने दावा किया कि जो कामकाजी ड्रोन है, सुसाइड ड्रोन, वो अब मार्केट में आ चुके हैं। और वो वाला ड्रोन था जो कि सीधा सर के अंदर आके एक शेप्ड चार्ज के तौर पे गोली मारता था और फिर खुद डिस्ट्रॉय हो जाता था। ओके। तो यहां से फिर ये ड्रोन्स की रेस शुरू हुई। फिर धीरे धीरे डीजीआई के ड्रोन आए। उसके बाद फिर हमें सबको पता इस है कि बात फिर से मतलब सऊदी अरेबिया और इस तरह से हुतीज का एक हिस्ट्री है इनके लड़ाई की, क्योंकि हुतीज को ईरान सपोर्ट करता है और एक इस तरह का इनके इतिहास है जंग का। ये बात सर समझ आती है हुतीज और सऊदी अरेबिया में जो अभी लड़ाई चल रही है, एक दूसरे को जो मार रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में एक देश जो बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है, जिसको लेकर अब काफी तेजी से खबरें आ रही हैं, वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान का इस युद्ध में ऐसा क्या दांव पे लगा है कि वो परेशान हो रहा इसलिए परेशान हो रहा है कि पहली चीज तो सऊदी अरेबिया उसकी फाइनेंशियल लाइफलाइन है। है? ओके। और अगर सऊदी अरेबिया को तकलीफ होगी तो पाकिस्तान का बीपी ऊपर नीचे होगा। ठीक। ठीक है, तो सऊदी अरेबिया ने रिपीटेडली इनको बेल आउट पैकेजेस दिलवाए हैं, इनकी ऑयल की पेमेंट्स को डिफर किया है बहुत बहुत बार, है ना। अब बिलियंस ऑफ डॉलर इनके सेंट्रल बैंक में डिपॉजिट किए हैं, जैसे कि दुबई के पैसे वापस देने थे यूएई के। ठीक है, और फिर आईएमएफ में जब भी एफएटीएफ का कोई मुद्दा होता है, तो ये जो गारंटी वाला पैसा है वो सऊदी अरब ही देता है पाकिस्तान को कि भाई ये पैसे आप एज सिक्योरिटी दिखाओ, और आईएमएफ का बेल आउट के लिए भी आप इन्हें बोल सकते हो, है ना। तो ऊपर से बहुत सारे मैं कहूंगा लाखों की तादाद में काफी पाकिस्तानी हैं जो एक टाइम पे सऊदी अरब में नौकरी करते थे। ठीक है, तो अब तो इनकी संख्या बहुत कम हो गई है, अब तो डिपोर्ट करने लग गए हैं। खासकर जो भीख मांगने वाले पाकिस्तानी थे, वो तो थोक में ही आ रहे थे सऊदी अरब, नाम खराब कर रहे थे। अब इनको जेल होने लग गई है। बहुत वार्निंग्स के बाद, बहुत डिपोर्टेशंस के बाद अब सऊदी, ये जो पाकिस्तान के जितने भी भिखारी आते हैं सऊदी अरब भीख मांगने मक्का मदीना के आसपास, ये इन्होंने अपना बिजनेस बना लिया है।
तो अब इन लोगों को अब सीधी जेल हो रही है, इनको अब डिपोर्ट भी नहीं कर रहा है सऊदी अरब। तो ऐसे हालात हुए पड़े। सर एंड इनका डिफेंस पैक्ट भी है ना सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का, कि अगर सऊदी अरेबिया पर हमला हुआ तो पाकिस्तान पर हमला होगा, और पाकिस्तान पर हमला हुआ तो सऊदी अरेबिया पर हमला होगा। इनका कोई देखिए, डिफेंस पैक्ट भी है ना? हाँ, बेसिकली पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स को सऊदी अरेबिया के न्यूक्लियर फैसिलिटीज में सेफगार्ड करके रखा हुआ है, स्टोर करके रखा हुआ है। और सेम डिजाइन है जो पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटी का डिजाइन है, सेम हूबहू सऊदी अरब की भी न्यूक्लियर न्यूक्लियर फैसिलिटी का सेम डिजाइन है। बेसिकली जो सऊदी अरब की आर्मी है, उसको उसके जो ट्रेनर है वो पाकिस्तान आर्मी से ही जाते हैं। और ये अभी से नहीं, बहुत सालों से हो रहा है, ये बहुत सालों से। ये नहीं कि 10-15 साल, ये 30-40 साल से हो रहा है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एकेडमी से इंस्ट्रक्टर जाते हैं सऊदी अरब, जहां पे उनकी आर्मी को ट्रेनिंग दी जाती है, उनकी एयर डिफेंस को ऑपरेट करने के लिए भी ट्रेनिंग दी जाती है, इंटेलिजेंस शेयरिंग होती है पाकिस्तान के साथ, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं, काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर टेरर ऑपरेशंस होते हैं इनके आपस में ट्रेनिंग के लिहाज से। ठीक है, तो अब इन्होंने वो पैक्ट साइन कर लिया है कि एनी अटैक ऑन सऊदी अरब या पाकिस्तान, मतलब एक दूसरे पे ही हमला, तो ये दोनों इकट्ठे ही हैं है ना। पर अभी तक सऊदी अरब ने अभी ना ऐसी स्थिति में उतरा है। ऑप सिंदूर में भी जो भी हुआ उसमें सऊदी अरब ने आगे आके कोई मदद नहीं की, टर्की ने की है। हाँ, पैसे को लेके जरूर की होगी सऊदी अरब ने मदद। ठीक है, तो ठीक ये है। सारी चीजें हैं कि बहुत समय से पहले पाकिस्तानी पर्सनल सऊदी अरब में डिप्लॉय होते हैं ट्रेनिंग के तौर पे, एडवाइजरी रोल के तौर पे। और गल्फ कोऑपरेटिंग कंट्रीज की जो पीस कीपिंग एक फोर्स है, सेंट्रलाइज्ड फोर्स, उसका भी जनरल इज ऑफ पाकिस्तानी आर्मी ओनली। ठीक तो बात है। हाँ, तो सर इनका एक बार बार, बात, हाँ, मैं जब ये हुथीज और सऊदी अरेबिया के कॉन्फ्लिक्ट को पढ़ रहा था, तो एक आर्टिकल में मैंने ये भी पढ़ा कि पाकिस्तान ने ईरान के जो सीनियर लीडर्स हैं उनको ये बता दिया है कि हुथीज अगर सऊदी अरेबिया पर हमला करते हैं या सऊदी अरेबिया पर हमला होता है तो ये रेड लाइन है। मेरा सवाल ये है कि आज ये जो युद्ध जिस स्तर पर पहुंच चुका है, पाकिस्तान के किसी एडवाइस का ईरान कोई वैल्यू करता है? इनके किसी भी बयान का कोई मतलब है जिस स्तर पर युद्ध पहुंच चुका है आज के डेट में? मुझे तो लगता है ये जो ईरान के साथ जो ये दावे कर रहे थे कि पीस टॉक हो गई है ना, सक्सेस और ब्रेक थ्रू मिल गया है, युद्ध रुक गया है, पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर नहीं है सऊदी अरब से कि वो मतलब इन्वेड करना चाहते हैं ईरान पे, वो बड़े खुश हुए कि भाई हमारी इकोनॉमी भी बच गई, हमारी फौज की कमिटमेंट भी ज्यादा स्ट्रेच नहीं हुई, और ऑल इज वेल। बट ऑल इज नॉट वेल, क्योंकि वो पीस टॉक अभी डिसरप्ट होके फेल हो गए हैं। अमेरिका दोबारा लड़ाई में लग गया है इनके साथ। क्रिटिकल ब्रिजेस उड़ा दिए गए हैं कनेक्टिविटी वाले। ठीक अब बात धीरे है। धीरे डीसैलिनेशन प्लांट्स भी उड़ा दिए जाएंगे, इनके फ्यूल डिपो वैसे ही बर्बाद कर दिए गए हैं। तो देखिए, ये मतलब तेहरान में रहने वाली जो पब्लिक है उसके लिए ये मुश्किल से मुश्किल समा क्रिएट करेंगे, पैदा करेंगे, ताकि लोग वहां से निकले, ताकि जब ग्राउंड ऑफेंसिव की बात होगी तो सिर्फ दुश्मन मतलब इनका आपस में ही आमना सामना होगा, ईरान और अमेरिकन फोर्सेस का। पर हम ये भी नहीं भूलना चाहते कि देखिए 13 आतंकी तंजीम है जो इराक के अंदर बसी हुई है। हम्म, तो वो 13 आतंकी तंजीमें हैं जो सपोर्ट करेंगी ईरान को किसी भी हालत में। और हुती एक मेजॉरिटी, एक सबसे बड़ा दस्ता है आज की तारीख में हिजबुल्लाह के कंपैरिजन में, जो सऊदी अरब पे पक्का हमला करेगा उसकी अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए। और उस बॉर्डर पे पाकिस्तान की फौज डिप्लॉयड है, और ये ईरान के आदेशों पे होगा। तो पहली चीज तो ये भ्रम में हमें नहीं रहना चाहिए कि पाकिस्तान और ईरान के रिश्ते अच्छे हैं। कोई रिश्ते अच्छे नहीं है। ईरान जानता है कि पाकिस्तान सऊदी अरब की लाइन टो कर रहा है, और उसे कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा पाकिस्तान को किसी भी तरीके से, ईरान की तरफ से। खासकर जो लोग कह रहे हैं ना कि युद्ध रुक जाएगा, ईरान अपनी ऑयल ट्रेड करेगा डायरेक्ट पाकिस्तान के साथ, आई रियली डाउट कि ये होने वाला है। ये नहीं होगा,
ठीक है। तो फिर एक और चीज है कि पाकिस्तान का बॉर्डर ईरान के साथ सटा हुआ है, काफी लंबा और बड़ा बॉर्डर है। ठीक है। हम्म। फिर इसी बॉर्डर पे बलूचिस्तान की इंसर्जेंसी चल रही है, क्रॉस बॉर्डर मिलिटेंसी चल रही है, स्मगलिंग नेटवर्क यहाँ एस्टेब्लिश है। रेफ्यूजी के यहाँ पे प्रेशर रहता है कि जहां पे लड़ाई ज्यादा हो रही है तो उसकी दूसरे मुल्क में रेफ्यूजी ज्यादा आके रहने लगते हैं। तो ये इलाके में लॉलेसनेस बहुत ज्यादा है। तो यदि आ, पाकिस्तान की कहीं पे भी इन्वॉल्वमेंट हुई, वो बाई डिफॉल्ट हुई। पाकिस्तान कतई नहीं चाहेगा कि उसकी इन्वॉल्वमेंट हो, क्योंकि उसकी आर्मी वैसी ओवर स्ट्रेच्ड है। आप इंडिया के बॉर्डर पे देख लें, आप अफगानिस्तान के बॉर्डर पे देख लें, है ना, अब ईरान के बॉर्डर पे अलग से वहां पे स्ट्रेच हुए पड़े हैं। और अगर ईरान की लड़ाई फैल गई, अगर ईरान ने कुछ मिसाइलें दाग दी पाकिस्तान मतलब इस्लामाबाद के ऊपर, क्यों? क्योंकि वो अमेरिका का ओपन सपोर्ट करेगा। ठीक और बात है। शमशी एयरबेस में तो वैसे ही अमेरिकन एयरफोर्स की प्रेजेंस है हम्म। ना। तो डेफिनेटली पाकिस्तान में बहुत प्रेशर है सभी साइड से। और ठीक। ये उसके लिए एक डू और डाई वाला बात है। तो जो हम रेड फ्लैग कहते हैं, तो हम्म। पाकिस्तान आर्मी पे जिस दिन हुतियों ने हमला करना शुरू किया, आप समझ ले उस दिन से इनका डाउनफॉल शुरू है, एक्चुअल वाला। ठीक बात है ठीक है। सर। इसमें एक और बहुत महत्वपूर्ण एंगल है, वो है चीन का। चीन का प्रभाव ईरान में भी है, चीन का प्रभाव पाकिस्तान में भी बहुत है। ऐसे में यदि अगर पाकिस्तान सऊदी अरेबिया की तरफ जाएगा, जो कि अभी युद्ध अगर आगे बढ़ता है, तो क्या चीन ये अलाउ करेगा पाकिस्तान को कि पाकिस्तान सऊदी अरेबिया अमेरिका का जो खेमा है उसमें जाके सऊदी अरेबिया के हेल्प कर सके ईरान के खिलाफ, क्योंकि चीन का दोनों देशों पे बहुत बड़ा प्रभाव है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि 2019 या 2020 में चाइना ने $600 बिलियन की डील साइन की है ईरान के साथ। तो ओके। ये डील को मन में रखते हुए देखा जाए तो आप पाकिस्तान को 3-4 बार बेच भी सकते हो, ये उतना ज्यादा पैसा इन्वॉल्व है। तो देखिए, पाकिस्तान को कोई प्रायोरिटी नहीं है आज की तारीख में चाइना से। उनका हम्म। सीपेक का प्रोजेक्ट डीरेल कर दिया है। जहां तक हम्म। ईरान और चाइना के रिश्ते हैं, देखें, चाइना काफी निर्भर है एनर्जी को लेके ईरान के हम्म। ऊपर। ठीक है। फिर बेल्ट एंड रोड कनेक्टिविटी के नाम पे वहां पे एक रेलवे लाइन जाती है तुर्कमेनिस्तान से होते हुए चीन में। तो ये ईरान से जाती है, तो ये अभी अभी इस पे हमला हुआ है। तो इस पे भी इनकी ट्रेड काफी होती है। तो अगर पाकिस्तान अगर बाईपास भी हो जाए, तो विकल्प काफी हैं जिसमें ईरान और चीन के ट्रेड चलते रहेंगे। उसके अलावा जो सीपेक है, सीपेक का हम्म। मेन मुद्दा ये था कि ईरान से होते हुए सारा मतलब आप ग्वादर पोर्ट है ना, और चाबहार पोर्ट, ये सारे के सारे फायदा दिलाएंगे ट्रेड को लेके सीपेक को। पर वो भी डीरेल हो गया पाकिस्तान की वजह से। और हम्म। पाकिस्तान को किसने उकसाया? अमेरिका ने। तो ग्वादर पोर्ट का भी एक जो स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस है, वो उभर के नहीं आने दे रहे हैं, क्योंकि बलूच हम्म। इंसर्जेंसी वहां पे, बलूच फ्रीडम स्ट्रगल बोलूंगा मैं, इंसर्जेंसी भी नहीं, हम्म। बलूच फ्रीडम स्ट्रगल वहां पे चला हुआ है। ठीक है। और फिर जो स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग करनी होती है इंडिया को लेके, क्योंकि अगर चाइना ज्यादा भी हावी हुआ तो फिर इंडिया को भी मैदान में उतरना पड़े टू क्रिएट द हम्म। बैलेंस। हम्म। ठीक है। तो एक तो ये हो गया। ऊपर से फिर जितने भी मतलब मेजर ऑयल इंपोर्ट चाइना के हैं वो यहीं से आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स यहां से हैं, ईरान से, है ना। टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन इतनी है चाइना और ईरान के बीच। तो हम्म। जो आज की तारीख में हम कहते हैं कि ईरान की जो मिसाइल कैपेबिलिटी है, जो हम्म। MIRV टेक्नोलॉजी आ गई, जो क्लस्टर बॉम्ब टेक्नोलॉजी जो इनके पास है मिसाइल्स में, जिसका कोई रोक नहीं है, इसराइल नहीं रोक हम्म। सका इनकी मिसाइल्स को, ये सब चाइना की ही देन है। तो ठीक ऐसे ही बात तो है। चाइना मतलब रीजनल स्टेबिलिटी अगर देखना चाहता है पूरे रीजन में, है ना, और हम्म। कॉन्फ्लिक्ट ये फैले ना, और एनर्जी क्राइसिस ना क्रिएट हो, ट्रेड की क्राइसिस ना क्रिएट हो, तो चाइना पूरी कोशिश करेगा कि ईरान के साथ अच्छे से बना के रखे, यमन को भी नेगोशिएशंस में इन्वॉल्व करके रखे, ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज और बाब एल मंदेब में हम्म। चाइना की ट्रेड बरकरार रहे।
क्योंकि चाइना इनको पैसे देगा कि आप हमसे पैसे ले लो और युद्ध मत करो, क्योंकि चाइना की आज की तारीख में क्रिटिकलिटी ऑयल है और अदर नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो कि बाब एल मंदेब और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आ रही है। तो इसलिए ठीक। चाइना तो इंकरेज करेगा ईरान को कि वो युद्ध पे ना जाए, है ना, पर वो उसे हथियारों से लैस भी करेगा कि अमेरिका उस पर हावी ना हो जाए। और इन सब के बीच में पाकिस्तान का कोई बहुत ज्यादा महत्व है नहीं। पाकिस्तान एक प्यादा बन चुका है, अब यूएस का प्यादा बन चुका है, वो सऊदी अरब का प्यादा बन चुका है, चाइना ने उसको प्यादा बना के रखा है आधे टाइम पे, ठीक है। धीरे धीरे आप देखना ईरान भी इस पे हावी हो जाएगा, जैसे ये युद्ध निपटेगा ईरान का और अमेरिका का, आप देखेंगे समय के साथ ईरान इतना पावरफुल यहां इस रीजन में पनप के आएगा कि पाकिस्तान को दबाया जाएगा बहुत ज्यादा। तो पाकिस्तान के ऊपर ज्यादा मतलब वो है, रिस्क है कि वो सभी का प्यादा बन के रह जाएगा और उसको किसी से कोई निजी फायदा नहीं होने वाला है, सब बल्कि पाकिस्तान का फायदा जरूर उठाएंगे, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे चीन हो, चाहे ईरान हो। अफगानिस्तान ने तो वैसे ही वहां पे लकीर खींच दी है कि इसके बियॉन्ड आप आओगे तो नहीं। वैसे ही रोज मार रहे हैं इनको। हाँ, भारत ने वैसे ही ताल्लुकात अच्छे नहीं है पाकिस्तान के साथ, तो ये बॉर्डर तो सील है। और आप समय के साथ देखेंगे कि ईरान भी अपने बॉर्डर सील कर देगा पाकिस्तानियों के खिलाफ। ठीक बात सर। जब ये अमेरिका और ईरान के बीच में पीस टॉक की पहली बात, सो कॉल्ड इस्लामाबाद पीस टॉक की बात हुई, तब पाकिस्तान की मीडिया में बहुत ही जोर शोर से कहा जा रहा था कि दुनिया के तमाम शांति जो है वो पाकिस्तान के रास्ते से आएंगे। लेकिन जैसे जैसे चीजें अब आगे बढ़ रही हैं, पाकिस्तान दुनिया की शांति तो करवा ना पाया, अपना घर भी नहीं संभाल पा रहा। बलूचिस्तान में जबरदस्त चल रहा है विरोध प्रदर्शन, उसके बाद पीओजे में चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान अगले 5 साल या 10 साल में किस तरफ रहेगा? ये हॉस्टाइल एक्टिविटी का एक प्लेटफॉर्म बनने वाला है। मैं बार बार बोलता हूं, एशिया का अगला यूक्रेन पाकिस्तान होगा, क्योंकि इसने चाइना की सीक्रेट सर्विस एजेंसी के साथ ताल्लुकात रखे हुए हैं, इसने सीआईए के साथ ताल्लुकात रखे हुए हैं, तो टग ऑफ वॉर में तो यही पिसेगा। फिर ये दोबारा दूसरे टग ऑफ वॉर में, हाँ, फिर दूसरे टग ऑफ वॉर में भी इसने अपने लिए कुआं खोद लिया कि एक तरफ सऊदी अरब खींच रहा है इसको अपनी तरफ, दूसरी तरफ ईरान खींचने में तुला हुआ है, बीच में बहुत गहरी खाई है, तो दोबारा ये बैलेंस नहीं कर पा रहा है। देखें, या तो आप एक पक्ष का साइड लें, एक रुख रखें, ठीक है, वो आसान होता है। इसने दोनों जगह को ही मतलब आइसक्रीम बेचने वाला होता है ना, तो आइसक्रीम बेचने वाला की कगार पे है पाकिस्तान की मैं सबको खुश रखूं, पर आज की दुनिया में कोई क्रेडिबिलिटी भी तो नहीं है ना सर, पाकिस्तानियों की कोई क्रेडिबिलिटी भी तो नहीं है दुनिया में, इनको कोई विश्वास करे भी तो कैसे करे? देखिए, एक ही चीज बची इनके पास, मिलिट्री कोऑपरेशन, जो भाड़े की फौज है। बाकी आप बताएं, इनके पास ऐसी क्या इंडस्ट्री है जिससे ये कुछ किसी को ऑफर कर दें? इनकी पब्लिक सेक्टर की है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं, उसमें हथियार, सामान और टैंक तो ये बनाते ही रहते हैं। अब वो ये यूक्रेन का जितना भी आर्टिलरी का एमुनिशन है, टैंक का एमुनिशन है, स्मॉल आर्म्स का एमुनिशन है, ये पूरा का पूरा प्रोवाइड कर रहे हैं पाकिस्तान, और इस शर्त पे प्रोवाइड कर रहे हैं कि इनको आईएमएफ का बेल आउट मिलेगा तो ये यूक्रेन को ये असला बारूद प्रोवाइड करेंगे। तो ये मसला है। तो ऐसे देखें, बहुत राइवल बन रहे हैं अभी। चाइना खुश नहीं है इनके साथ, अमेरिका वैसे ही डाउट में है इनके खिलाफ, ईरान वैसे ही डाउट में है, सऊदी अरब को भी शक है इन पे कि ये कब, अब ये आप खुद कह रहे हैं कि ये है ना रेड लाइन, रेड फ्लैग, तो भाई हूती तो हमला करेंगे ही ना। जैसे ही सऊदी अरब ईरान पे हावी होगा तो हूती तो हमला करेंगे, क्योंकि वो प्रॉक्सी है ईरान का। तो उसके खिलाफ अब कौन तैनात है हूतियों के खिलाफ? पाकिस्तान आर्मी। तो ईरान अपनी बॉर्डर पे क्या गारंटी है कि पाकिस्तान की फौज को हमला नहीं करेगा?
हमला करेगा। हम्म, तो वो बॉर्डर भी सील होने वाला है अब ईरान और पाकिस्तान का, बस थोड़े समय की देर है। हम्म। ठीक बात है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम पहलुओं को समझाने के लिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। जय हिंद। जय हिंद।